मौर्योत्तर काल। Post-Mauryan period. Part 2. विदेशी शासक। विदेशी शासक। इंडो ग्रीक हिंदयवन। मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार हमले हुए। पहला आक्रमण हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी द्वारा किया गया। इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास यूथिडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस प्रथम के समय से ही प्रारंभ होता है। प्रमुख शासक डेमेट्रियस प्रथम। भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को ही जाता है। उसने 183 ईपू के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल, आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलवाए। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइड्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। बैक्ट्रिया में यवनों का अंतिम शासक हेलियोक्लीस था। 125 ईपू के लगभग बैक्ट्रिया से यवन शासन समाप्त हो गया और वहां शकों का राज्य स्थापित हो गया। मिनांडर 165 से 145 ईपू। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ। वह संभवतः डेमेट्रियस कुल का था। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। वह बौद्ध अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर के बीच वाद विवाद वार्ता का उल्लेख मिलता है। उसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्कों के लिए द्रह्म शब्द यूनानी भाषा से ही लिया गया है। नोट: यूक्रेटाइड्स वंश के सबसे प्रतापी शासक एंटियालकीडस ने हेलियोडोरस को शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। हर्मियस यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु के साथ ही पश्चिमोत्तर भारत से यवनों का लगभग 200 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। यूनानियों की देन: राजत्व का दैवीय सिद्धांत, सांचों से सिक्का निर्माण की विधि, मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र, तिथि अंकित करने का प्रचलन, काल गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियां, कैलेंडर वर्ष। भारत में ज्योतिष कला का विकास: भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला, हेलेनिस्टिक आर्ट का विकास। भारतीय रंगमंच में यवनिका, पर्दा का शुभारंभ। शक मूलतः सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। शक बोलन दर्रे से भारत में आए। भारतीय स्रोतों में शकों को सीथियन कहा गया है। शक 5 शाखाओं में विभक्त दर्र: अफगानिस्तान में, मथुरा में, उत्तरी दक्कन में, पंजाब में, राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी भारत में। पश्चिमी क्षत्रपों में क्षहरात वंश, नासिक का नहपान तथा कादरमक वंश, उज्जैन का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक थे। प्रमुख शासक: मोगा माउस। तक्षशिला के शासकों में मोगा माउस प्रमुख था। उसे प्रथम शक शासक माना जाता है। उसके अनेक सिक्के प्राप्त हुए हैं। नहपान: महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के शक शासकों में क्षहरात वंश का नहपान सबसे प्रसिद्ध था। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी से वह पराजित हुआ था। नहपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा संबोधन हुआ है। उसके सिक्के अजमेर से नासिक तक मिलते हैं। रुद्रदामन: भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम 130-150 हुआ।
उसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील, गुजरात का जीर्णोद्धार किया। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। उसके समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख जारी किया। नोट: इस वंश का अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। पहलव वंश या पार्थियन साम्राज्य। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम 171 से 130 ईपू था। पहलव वंशा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडोफर्नीस 20 से 41 ई था। खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते भी अभिलेख में उसे गुदुभर कहा गया है। फारसी में उसका नाम बिंदफर्न है, जिसका अर्थ है यश विजय। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा हुआ। कुषाण वंश। कुषाणों ने पार्थियन शासन का अंत कर स्वयं की सत्ता स्थापित की। उन्हें सूची या तोचेरियन, तोखारी भी कहा जाता है। उनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। प्रमुख शासक कुजुल कडफिसस 1565 ही। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने की। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए। विम कडफिसस 65.78 विम कडफिसस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि उत्कीर्ण है। वह शैव मतानुयायी था तथा उसने महेश्वर की उपाधि धारण की। उसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उसने अपने शासनकाल में अनेक उपाधियां यथा महाराज, राजाधिराज, महेश्वर एवं सर्वलोकेश्वर आदि धारण की। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ई में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह चैत्र 22 मार्च अथवा 21 मार्च से प्रारंभ होता है। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू की। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। उसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण करवाया है। पुरुषपुर, पेशावर स्तूप उसके समय का प्रसिद्ध स्तूप है। इसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। कनिष्क कला एवं संस्कृति का महान संरक्षक था। उसके समय में मूर्तिकला की गांधार एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था।
महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजय। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। यह संभवतः रुद्रदामन द्वारा पराजित हुआ और मालवा शकों के हाथ में चला गया। कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था। नोट: कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान अश्वघोषा वह चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष तथा उच्चकोटि का साहित्यकार था। बुद्धचरित तथा सूत्रालंकार उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नागार्जुना वह दार्शनिक व वैज्ञानिक था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। उन्होंने अपने ग्रंथ माध्यमिक में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वसुमित्र बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ महाविभाष्य शास्त्र की रचना की, जो बौद्ध जातकों पर टीका है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। चरका आयुर्वेद के आचार्य, कनिष्क के राजवैद्य। मौर्योत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने मृत राजाओं की मूर्तियों स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा देवकुल आरंभ की। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईपू में कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। नाना घाट अभिलेख में भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। कुषाणों ने राज्य शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई। शकों एवं पार्थियन ने दो आनुवंशिक राजाओं के संयुक्त शासन की परिपाटी चलाई। कुषाण लेखों से पहली बार नायक तथा महादंडनायक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। कुषाणों में प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली प्रारंभ की। आर्थिक व्यवस्था। मुद्राएं: सोने का सिक्का निष्क स्वर्ण, चांदी का सिक्का शतमान, तांबे का सिक्का काकनी। हिंद व शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। उनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे, एक तरफ यूनानी भाषा यूनानी लिपि में तथा दूसरी तरफ प्राकृत भाषा खरोष्ठी लिपि में। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। सातवाहनों ने सीसे के अतिरिक्त चांदी, तांबा, पोटीन तांबा की सीसा तथा मिश्र धातु आदि के सिक्के भी चलाए। वाणिज्य एवं व्यापार। आर्थिक रूप से इस काल का उज्ज्वल पक्ष वाणिज्य व्यापार को प्रगति था। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता। इस काल में बारबेरिकस सिंधु के मुहाने पर, अरिकामेडु पूर्वी पर, बेरीगाजा या भड़ौच पश्चिमी तट पर आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर रखा था। रेशम मार्ग आय का बहुत बड़ा स्रोत था। प्रथम शताब्दी में अज्ञात यूनानी नाविक ने अपनी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक में भारत द्वारा रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण दिया है। पश्चिम के लोगों को भारतीय काली मिर्च, गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय पड़ गया। नोट: ईसा की पहली सदी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाले मानसून हवाओं की जानकारी दी। शिल्प एवं उद्योग। व्यापार एवं विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर युग की सबसे बड़ी देन है। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। साटक नामक वस्त्र के लिए मधुराह वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए मगधा, मलमल के लिए बंग एवं पुंड क्षेत्र तथा मसालों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। सामाजिक व्यवस्था। मौर्योत्तर काल में परंपरागत चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मौजूद थे।
किंतु शिल्प एवं वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला। मौर्योत्तर काल में ही शैव धर्म के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके प्रवर्तक लकुलिश को माना जाता है। इस काल में भागवत धर्म का विकास हुआ, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा था। कृष्ण के उपासक भागवत कहलाते थे। सातवाहन शासकों के नाम का मातृ प्रधान होना स्त्रियों की अच्छी दशा को दर्शाता है। स्त्रियों धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग लेती थी। कभी कभी वे शासन कार्यों में भाग लेती थीं। धार्मिक व्यवस्था। भक्ति का विकास इस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता है। बाद में भक्ति के साथ अवतारवाद की परिकल्पना भी जुड़ गई। अवतारवाद के साथ साथ मूर्ति पूजा भी की जाने लगी। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म और उसकी महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आरंभ हुई एवं इसका प्रचलन ब्राह्मण समुदाय में भी हुआ। संभवतः भारत में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की गई। महायान शाखा। कला एवं संस्कृति। मौर्योत्तर काल में कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक गांधार कला, दो मथुरा कला। गांधार कला की मध्य उत्तर पश्चिम में गांधार में कला की एक शैली का विकास हुआ, जिसे गांधार शैली कहते हैं। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। इस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। गांधार मूर्तिकला शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई है। गांधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। मथुरा कला। जैन धर्मानुयायियों ने भी मथुरा में मथुरा मूर्तिकला की शैली को प्रश्रय दिया, जहां शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति बनाई। इस शैली में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मथुरा कला का भरहुत और सांची की कलाओं के साथ निकट का संबंध है। मौर्योत्तर कालीन साहित्य। इस काल में साहित्य रचना में संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो उनके पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी की टीका है। सबसे प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति ईपू 2री सदी में लिखी गई। अश्वघोष रचित सौंदरानंद बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है। अश्वघोष के नाटकों के कुछ भाग मध्य एशिया के एक विहार से प्राप्त हुए हैं। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख संस्कृत काव्य का अनूठा उदाहरण है। कुषाण साम्राज्य के सुई विहार के अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। मौर्यकालीन साहित्य। रचनाएं। रचनाकार गाथा सप्तशती। हाल महाभाष्य, पतंजलि। चरक संहिता। चरक नाट्य शास्त्र, भरत मुनि। मिलिंद पन्हो, नागसेन। कामसूत्र, वात्स्यायन। सौंदरानंद बुद्ध चरित। अश्वघोष, स्वप्नवासवदत्ता। भास, चारुदत्ता। भास, उरुभंग। भास।